नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11वीं की ये जो कला एवं संस्कृति किताब है उसका प्रस्तावना देख रहे थे। प्रस्तावना का दूसरा भाग हम आज शुरू करेंगे। देखते हैं। प्राय किसी भी कला वस्तु का अध्ययन दो महत्वपूर्ण तरीकों या दृष्टिकोणों से किया जाता है। जिन्हें पहला रूपाकारवादी या फॉर्मलिस्टिक या शैलीगत स्टाइलिस्टिक अध्ययन और दूसरा विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। पहली श्रेणी यानी रूपाकारवादी श्रेणी के अंतर्गत मूर्ति, स्थापत्य या चित्रों की रूपाकार विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि दूसरी श्रेणी के अंतर्गत विषय वस्तु के विश्लेषण के विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया जाता है, जिसके अनेक घटक होते हैं, जैसे मूर्ति प्रतिमा विद्या का अध्ययन, प्रतिमा विज्ञान, आख्यान और संकेत विज्ञान इत्यादि। प्रतिमा विद्या के अंतर्गत प्रतिमाओं की पहचान करना सिखाया जाता है। यह पहचान कतिपय प्रतीकों एवं संकेतों और उनके बारे में प्रचलित मिथकों तथा आख्यानों के माध्यम से की जाती है, जबकि संकेतों के विकास का अध्ययन उनके ऐतिहासिक, सामाजिक और दार्शनिक संदर्भ में किया जाता है। आज प्रणाली तंत्रीय रूपरेखा के अंतर्गत कला उत्पादन की प्रक्रिया में अनेक सरोकारों और मुद्दों की खोज करने की कोशिश की जाती है और परंपरागत मूल्यों से बाहर निकलने का प्रयास किया जाता है। यह द्रष्ट है कि विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के राजनीतिक आशय या उद्देश्य अभी तक व्यापक अनुसंधान की प्रक्रिया के अंग नहीं बन पाए हैं। धार्मिक विचारधाराएं की भी प्राचीन भारत में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का रूप निर्धारण करने में सहायक रही हैं। इसलिए ऐसे कारकों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण बन जाता है जिन्होंने विभिन्न कला रूपों को प्रभावित किया। धार्मिक स्थलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई है, किंतु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि धार्मिक क्षेत्रों में कला का आविर्भाव या प्रचार नहीं था। पक्की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ ऐसे धर्मनिरपेक्ष कला क्षेत्रों में सर्वोत्तम उदाहरण है, किंतु स्थान भाव के कला के विवेचकों द्वारा उनका उल्लेख मात्र ही किया गया है। उन पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। तथापि प्रस्तुत पुस्तक में मानक परंपरागत विवरणात्मक लेखन से परे हटकर कला तथा पुरातत्वीय स्मारकों के अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकास का अध्ययन किया गया है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि उनके विकास की शैलियाँ क्या थी और सामाजिक तथा राजनीतिक संबंध कैसे और किसके साथ थे। इस प्रकार यह पाठ्य पुस्तक भारतीय कला के इतिहास के अध्ययन का एक विनम्र प्रयास है। आज देश में बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त और मातृपूजक जैसे विभिन्न संप्रदायों एवं पंथों का, इस्लाम जैसे धर्मों के अनेक स्मारक देखने को मिलते हैं। वे सब हमारी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हैं। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न विचारधाराओं का सुगम संग्रह है, जो वास्तु, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के नाना रूपों में अभिव्यक्त हुई है। इनका अध्ययन धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणों से करने की आवश्यकता है। साथ ही सांस्कृतिक परंपरा के एक रेखीय चित्रण पर भी पुनः विचार करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्राचीन अतीत की वास्तविकताओं से हटकर उनके दिनों भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कलाकारों या कला शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियों द्वारा किए जाते थे। जब किसी धार्मिक या राजनीतिक सत्ताधारी को कोई स्मारक, राजमहल या मंदिर बनवाना होता था, तो वे संबंधित कलाकारों या शिल्पियों की श्रेणी को काम सौंप देते थे। वे कला शिल्पी सौंपे गए कार्य को अपनी न्यूनतम उद्भावनाओं के साथ संपन्न करने एवं विभिन्न कार्य विधि अपनाते थे। शैलीगत श्रेणियां अतिशीघ्र नहीं बदला करती थीं, वे लंबे समय तक अपरिवर्तित बनी रहती थीं। इसलिए भारतीय कला का अध्ययन करते समय अध्येता को इन बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को अपने ध्यान में रखना होगा। इस पुस्तक में प्राक एवं आद्य ऐतिहासिक काल से इस्लामिक काल तक के स्मारकों के बारे में एक परिचयात्मक रूपरेखा ही प्रस्तुत की गई है। इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विकास क्रम के स्वरूप को समझने के लिए बहुत कम उदाहरण दिए गए हैं, और वे उदाहरण मात्र ही हैं और कुछ नहीं। लेकिन हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हम किसी भी ऐसे उदाहरण को अमान्य या अलग कर दें जो हमारे विचारों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इस कार्य में योगदान करने वाले सभी लेखकों ने अपने अपने विषय का संगोपान चित्र प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया है। पुस्तक के सभी अध्यायों में देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचलित कलाओं के विभिन्न रूपों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। मनुष्य ने जब पृथ्वी पर जन्म लिया था, तभी से मानव सभ्यता का आरंभ हो गया था। भारत भर में सर्वत्र पत्थर के औजारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यही त्रिआयामी रूप के साथ मानव की अंतरक्रिया का एकमात्र बचा हुआ उदाहरण है। प्रागैतिहासिक शैल कला किसी जादुई कर्मकांड या धार्मिक विश्वास प्रणाली की देन है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र भारत में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्थल हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका की गुफाएं, उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्जापुर की पहाड़ियाँ और कर्नाटक के बेल्लारी जिले की पहाड़ियाँ। भीमबेटका के शैल चित्र चट्टानी आश्रय स्थलों पर उत्कीर्ण और चित्रित किए गए हैं। आकृतियाँ साधारण रेखाओं में प्रस्तुत की गई हैं, उन्हें सक्रिय रूप में यानी कोई क्रिया करते हुए दर्शाया गया है।
उनके हाथ पैर इकहरी रेखाओं से बनाए गए हैं। इन शैलाश्रयों में अधिकतर शिकार और नृत्य की प्रक्रियाओं के दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। भीमबेटका का समय मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड यानी 11,000 से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये चित्र रेखाएं तथा समय प्रयोग करते हुए दृश्यों के चित्र में प्रस्तुत करने की मानवीय आकांक्षा का द्योतक है। तो ये द्योतक है और इस तरह से हम इसमें देख लिए। चलिए और आगे हम लोग शेष आगे अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत